इमेजिनरी नहीं, रियल है ये नंबर्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे हमेशा की तरह क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? आई गेस तैयारी होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे नंबर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो मैम, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो हमारे इमेजिनेशन में होते हैं? वेल, हमारे इमेजिनेशन में तो नहीं, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स ज़रूर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं √/-25 कितना होगा, बहुत से बच्चों के दिमाग में शायद आंसर आ रहा होगा 5 5 5 5 या फिर -5। बता दूं मैं आप सभी को कि यह आंसर गलत है, क्योंकि अगर मैंने पूछा होता √/25 तो उसका आंसर 5 भी करेक्ट होता, उसका आंसर -5 भी करेक्ट होता, बट मैंने पूछा है √/-25, राइट। तो इसका जवाब होता है आयोटा 5, जहां पर आयोटा रिप्रेजेंट्स √/-1। तो ये जो आयोटा है ना, ये जहां भी दिख जाता है वो सारे नंबर्स हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एक सेकेंड, हमारा आज का टॉपिक इमेजिनरी नंबर्स तो नहीं है, आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बोले तो ऐसे नंबर्स जो रियलिटी में होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं 2/3 ऑफ पिज्ज़ा 2/3 रियल नंबर। जैसे कि 200 पिज्ज़ा 200 रियल नंबर। जैसे कि ओनली 1 पिज्ज़ा 1 रियल नंबर। जैसे कि 0 मनी 0 रियल नंबर। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, क्योंकि भाई नंबर्स इतने सारे होते हैं तो इनको कैटेगराइज करना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम रियल नंबर्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हमें मिलता है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बोले तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, सच दैट P and Q are integers and Q not is equal to 0, ठीक है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 3/2 एक रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि 3 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। जैसे कि 200 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 200 को हम 200/1 लिख सकते हैं। सो 200 इज एन इंटीजर, 1 इज एन इंटीजर एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। अब इरैशनल ऑब्वियसली जो रैशनल नहीं है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √/2। अब √/2 को आप कहोगे कि मैम √/2 को भी तो मैं √/2/1 लिख सकती हूँ। √/2/1 लिख सकते हैं, बट सिर्फ P/Q फॉर्म में लिखना काफ़ी नहीं है। P and Q शुड बी इंटीजर्स। √/2 इंटीजर है क्या? नहीं है। तो इस वजह से ये इरैशनल नंबर है, जैसे कि √/2, √/5, पाई, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ओके। अब रैशनल नंबर्स को जो है हम फर्दर कई डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जैसे कि +1 +2 +3 +4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 0 -1 -2 -3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 दे आर इंटीजर्स। इसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है होल नंबर्स का। होल नंबर्स क्या होते हैं? अब इन्हीं इंटीजर्स में से सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे नंबर्स होते हैं होल नंबर्स, राइट। होल मतलब दे रिप्रेजेंट अ होल। होल का मतलब होता है कंप्लीट, जो किसी कंप्लीट चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे मान लो एक, अगर मैं 1 कहती हूँ तो 1 पिज्ज़ा, राइट, या फिर 2 पिज्ज़ा। लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ 1/3 पिज्ज़ा, तो मैं उस होल के एक पार्ट की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जैसे 1/3, 2/3, 3/5। तो ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। चलो, होल नंबर्स की भी कहानी हुई। नेक्स्ट आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स
विच कम्स वेरी नेचुरली टू अस। इसी तरीके से याद रखने हैं आपको सारे नंबर्स। हालांकि आपने ये सारे नंबर्स अपने जूनियर क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ रखा है, बट स्टिल अ क्विक रिकैप, आफ्टर ऑल रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर्स जो बहुत नेचुरली आता है, जैसे एक छोटे से बच्चे को, मे बी 1-2 साल के बच्चे को जो नया नया बोलना सीखा है, नया नया ABCD नंबर सीख रहा है, उसको अगर पूछो कि बेटा ज़रा काउंटिंग करके दिखाना, तो वो काउंटिंग कैसे करता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करता है ना। तो 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इसका मतलब हमने कौन कौन से नंबर्स देखे? नेचुरल नंबर्स 1 से इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स के साथ 0 लगा दो तो वो पूरा सेट हो गया होल नंबर्स। होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दो तो हो गया इंटीजर्स, है ना। तो ये सारे अभी नंबर्स हमने देखे। अब होल नंबर्स के अंदर भी हमें 2 टाइप के नंबर्स देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। आई एम श्योर बाय नाउ सभी को पता है फैक्टर क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर जिससे हमारा गिवन नंबर डिविजिबल हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो वो खुद और दूसरा 1। अब सारे नंबर खुद से डिविजिबल होता है, सारे नंबर्स 1 से भी डिविजिबल होता है, राइट। लेकिन इन दोनों के अलावा उसका और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर? तो एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 खुद से डिविजिबल है, तो 2 का एक फैक्टर 2 खुद है और दूसरा फैक्टर 1 है। इसके अलावा 2 का और कोई फैक्टर नहीं है, सो 2 इज अ प्राइम नंबर। जैसे कि 3 खुद से डिविजिबल है और 3 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या 3 और किसी नंबर से डिविजिबल है? क्या 3 2 से डिविजिबल है? नहीं। किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं। सो 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब आप खुद से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ओके, कॉम्पोजिट नंबर्स समझ ही गए होंगे अब तक। कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके और भी ज़्यादा फैक्टर्स हों, मतलब 1 और इटसेल्फ तो उसका होगा ही फैक्टर, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हों। जैसे कि 4 का एक फैक्टर वो खुद है, 4 का एक फैक्टर 1 है, 4 का एक फैक्टर 2 भी तो है। 4 को हम 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिविजिबल होता है ये। जैसे कि 6 का सिक्स खुद अपना एक फैक्टर है, 6 का एक फैक्टर 1 है, 6 का एक फैक्टर 2 भी है और 6 का एक फैक्टर 3 भी है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो 6 अगेन इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हम क्लास 10 हैं, रियल नंबर्स पढ़ने आए हैं, आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं जो हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वहाँ पर कभी मैं प्राइम नंबर की बात करूँगी, कभी कॉम्पोजिट नंबर की बात करूँगी। अब जिन बच्चों ने इसकी पिछले की क्लासेस में ढंग से पढ़ाई ना की हो, उनके दिमाग से शायद ये चीज़ें साफ हो गई हो, है ना। तो इसीलिए ये था एक क्विक रिकैप और ये था साथ ही साथ एक क्विक इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो आई थिंक वी आर नाउ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर रियल नंबर्स। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, यानी कि हमारे मेन टॉपिक पे, विच इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब सोचने वाली बात है, क्लास 10th में आके हम सिर्फ ये थोड़ी ना पढ़ते बैठेंगे कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर रियल हैं, कौन कौन से रियल नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हमने पहले पढ़ रखी हैं। आज बढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ऑब्वियसली ये एक थ्योरम है जो कहीं ना कहीं रियल नंबर से लिंक्ड है, एग्जैक्टली यू आर राइट। लेकिन उससे भी पहले खुद को मोटिवेट करने के लिए कि भाई हम इसको पढ़े क्यों, क्या इसका कुछ यूज़ है, इसका कोई एप्लीकेशन है, बिल्कुल है। तो इसके 2 मेजर एप्लीकेशंस हैं या 2 मेजर यूजेस हैं, जो भी आप कह लो। पहला यूज़ इसका ये है कि अगर कोई भी नंबर इरैशनल नंबर है तो वो नंबर इरैशनल है, इसको प्रूव करने में हम इस थ्योरम का हेल्प लेते हैं। यानी कि इस थ्योरम के हेल्प से हम किसी भी गिवन नंबर के इरैशनैलिटी को प्रूव कर सकते हैं, कि इस थ्योरम के हेल्प से हम कह सकते हैं कि भाई ये नंबर इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन। इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई गिवन रैशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बोले तो जैसे मान लो 3/2 एक रैशनल नंबर है, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा 1.5, राइट। तो इसी तरीके से कोई भी एक गिवन रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी हम बता सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो जैसे 1.5
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। लेकिन 2.33333333 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है, 3 चलता चला जा रहा है ना। तो अब इस थ्योरम की ब्यूटी ये है कि अगर कोई गिवन रैशनल नंबर है, डिवाइड किए बिना हम ये बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो चलो अब देखने की बारी है कि ये जो थ्योरम में हमने पढ़ा क्या वो सच है, क्या सच में हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, ध्यान देना एवरी कॉम्पोजिट नंबर, क्या हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। चलो अभी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं रैंडमली लिख देती हूँ कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स, जैसे 10, 25, 91, 455। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, अब देखते हैं कि क्या हम इनको सच में प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मतलब पावर्स ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट्स के तौर पे। अब देखो ये तो हम सभी को पता है, 10 काफ़ी सिंपल है, 2 into 5, 2 into 5 इज बेसिकली 2 to the power 1 into 5 to the power 1। इंटरेस्टिंगली बच्चों आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर 2 क्या है, प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर। यस, तो इसका मतलब हम 10 को एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं 25 की। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 5 यानी कि 5 to the power 2। ये क्या है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, क्योंकि 5 to the power 2 बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 to the power 1 into 5 to the power 1, राइट, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं 91 की। 91 को हम लिख सकते हैं 7 into 13, यानी कि इट इज बेसिकली 7 to the power 1 into 13 to the power 1। अगेन 7 और 13 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब बारी आती है 455 की। इसे हम लिख सकते हैं 7 into 13 into 5। और यहाँ पे अगर आप बच्चों ध्यान दो तो 7, 13, 5 ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, इस साइड लेफ्ट साइड हमने जो कुछ भी लिखा है, चाहे 10 है, चाहे 25 है, चाहे 91 है, या फिर चाहे 455 है, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और इन सभी को हम लिख पा रहे हैं एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। तो बस सीधी सी सिंपल सी बात यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो प्यारे बच्चों चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और मैं सिंसियरली सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ आप भी पेन पेपर लेके बैठो और साथ में इनको सॉल्व करो। और इस क्लास को अटेंड करने के बाद जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में हैं उनको खुद से ज़रूर ट्राई करो, तभी आपकी एक प्रॉपर इफेक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। पहले क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है, बोला गया है कि लेट अस सपोज तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर है जो 4 to the power n के फॉर्मेट में है। तुम्हें बोला जा रहा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कभी भी जिसके एग्जिस्ट करने से 4 to the power n की जो वैल्यू निकल के आएगी उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। अब देखो सोच के कितना मैजिकल लग रहा है कि मतलब बिना कुछ कैलकुलेट किए एक थ्योरम के हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि 4 to the power n में n की क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिससे उस पूरे चीज़ का जो वैल्यू है वो 0 से एंड करेगी। इंटरेस्टिंग, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होगा। हम एजम्पशन से शुरुआत करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एजम्पशन लेंगे। ठीक है, हमारा एजम्पशन ये होगा, चलो ठीक है अभी क्या होगा आगे देखा जाएगा, अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि n की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके एग्जिस्ट करने पे 4 to the power n की जो वैल्यू है इट एंड्स विथ 0। हमने मान लिया कि ठीक है
एग्जिस्ट करती है। लेट अस अज्यूम कि n की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिससे 4 टू द पावर n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 में एंड होगी। ठीक है, अब बच्चों हमने एक छोटी सी बात पढ़ रखी है हमारे जूनियर क्लासेस में कि कोई भी नंबर जो जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ये हमें पता है। 5 की टेबल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये n की ऐसी वैल्यू है जिससे हम कह रहे हैं कि 4 टू द पावर n जो है वो 0 में एंड करेगी। इसका मतलब है 4 टू द पावर n की ये जो वैल्यू है दिस शुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर 5 से डिविजिबल ये होगा इसका मतलब 5 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू k इंटू 5, राइट, क्योंकि 5 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाना चाहिए। करेक्ट, राइट, थियोरेटिकली दिस इज राइट। ओके, ठीक है। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 टू द पावर 2 टू द पावर n दिस इज इक्वल टू k इंटू 5। मैं कोई भी स्टेप देखो स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो 2 टू द पावर 2n इज इक्वल टू k इंटू 5। हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते भी रहो, करते भी रहो। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं 2 टू द पावर 2n इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? तो अब अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, 2 टू द पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 2 टू द पावर 5 का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर 2 टू द पावर 2n का मतलब क्या हुआ, 2 को जो है हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2n टाइम्स। 2 टू द पावर 2n है ना, तो इसका मतलब है 2 टू द पावर 2n का मतलब है 2 को हम 2n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि क्या इस मल्टीप्लिकेशन में कभी भी 5 के मिलने की कोई संभावना है? नहीं है। 2 टू द पावर 2n मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ही 2 रहेगा वहाँ पे। 2 के अलावा यहाँ पे 5 कहाँ से आ जाएगा यार बीच में, ऐसे अचानक से आसमान से तो टपकेगा नहीं। तो इसका मतलब इसके बीच में यार 5 की आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, वी गॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 टू द पावर 2n इज इक्वल टू k इंटू 5, ऐसा तो भाई कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 टू द पावर 2n में कभी 5 आएगा ही नहीं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ, हमने कुछ एज्यूम किया और उसको एज्यूम करके जब हम आगे बढ़ते चले गए तो हमें एक ऐसा रिजल्ट मिला जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, हमने जो एज्यूम किया था हमारा ये एजम्पशन ही गलत था। इसका यही मतलब है, जब हम कुछ एज्यूम करके चलते कि ठीक है मान लेते हैं कि ऐसा है, अब अगर हमने सही माना है तो हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे, अगर हमने गलत माना है तो हम कुछ ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, हम कुछ ऐसे नतीजे पे पहुंचे जो पॉसिबल ही नहीं है, विच मीन्स आवर असम्पशन इज रॉन्ग, विच मीन्स इस क्वेश्चन का जो जवाब है, check whether there is any value of n for which 4 to the power ends with 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, no such value of n exists। n का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, for which जिससे 4 to the power n ends with 0। तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आई? कुछ बहुत मुश्किल था? आई डोंट थिंक सो, कुछ खास मुश्किल तो इसमें था नहीं यार, काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जस्ट दैट आपको ये चीज़ यहाँ पे कैच करना था कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा जो अप्रोच होता है सॉल्व करने का वो क्या होता है, एजम्पशन वाला अप्रोच होता है। हम एज्यूम करके चलते कि ठीक है ऐसा है, बाद में देखते हैं कि वो एजम्पशन सही था या गलत। तो चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इनका फैक्टर्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो उसी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 96 से शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 4 = 8, 2 8 = 16,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6। तो यानी कि हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 एक ही बार रिपीट हुआ है, सो 3 टू द पावर 1। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर लेते हैं 404। 404 का करते हैं, 2 2 ज़ा 4 0 2, फिर 2 1 ज़ा 2 0 1। अब 101 जो है ये फर्दर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 101 टू द पावर 1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF और LCM। पहले HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है, बचपन में पढ़े हैं हम लोग, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में से देखो 3 दोनों में तो है नहीं, 101 भी दोनों में नहीं है, 2 है, बट यहाँ 2 टू द पावर 2 है और यहाँ 2 टू द पावर 5 है। तो कॉमन कितना हुआ, 2 टू द पावर 2 ही कॉमन हुआ जो दोनों में है और वो हाईएस्ट भी है ना। तो यानी कि HCF हो जाएगा 2 टू द पावर 2 विच इज़ 4। तो HCF तो हमने निकाल लिया। अब बच्चों ये चीज़ भी हमें पता ही है कि अगर हमारे पास 2 गिवन नंबर्स हैं और उनका HCF अगर हमें पता है तो हम उसका LCM बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बाय द वे, व्हाट इज़ LCM? क्या होता है LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि HCF इंटू LCM is equal to product of the given numbers and I am sure ये आप लोगों को भी पता ही होगा क्योंकि ये हमने पहले अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो अगर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें पता है और HCF या LCM में से कोई एक की वैल्यू पता है तो हम दूसरे की वैल्यू बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो यानी कि इस केस में हमारा LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई हो जाएगा HCF। HCF कितना है, 4, 4 1 ज़ा 4 0, 4 1 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 9696। सो दिस इज द LCM। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने HCF और LCM दोनों ही निकाल लिया। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट क्वेश्चन देखते ही आप सोच रहे हो कि मैम ये तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is 9, find the LCM of 306 657। सोचना क्या है, ये तो पता ही है ना, अभी अभी जस्ट हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। करेक्ट, तो यहाँ पर हमको LCM निकालना है, फटाफट से कर डालो। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई हो जाएगा HCF। HCF कितना दिया हुआ है, 9। तो इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी 22338। बस इतना ही करना था इसमें। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तुम्हें ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। एक तरीका है कि भाई इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके बाद फिगर आउट करो कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टराइजेशन करके देखो, फिर बताओ वो कॉम्पोजिट है कि नहीं। दूसरा तरीका है जिसमें हम थोड़े से अपने मैथ्स के ट्रिक्स और थ्योरम्स लगा के जवाब दे दें। ठीक है, तो यहाँ हम वही करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इस नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर एक नंबर है प्लस इधर एक नंबर है, तो दोनों में अगर हम देखें तो 13 कॉमन है ना। तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन ले लिया तो अंदर इधर बचा 7 इंटू 11, इधर बचा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू इधर जो है 77 प्लस 1
दैट इज 78। ठीक है, अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, मान लो 78 का हम इधर फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, तो ये क्या हो गया 2 × 3 × 13, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 13। 78 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 to the power 2, मतलब 2 to the power 1 × 3 to the power 1 × 13 to the power 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, इसे अगर ध्यान से देखो तो 2 3 13 ये सारे प्राइम्स हैं, प्राइम्स के पावर्स का प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। कहाँ से आया ये, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर इस गिवन नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स के तौर पे लिख पा रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ मीन्स दैट दिस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। हो गई कहानी खत्म, है ना। तो चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ करते हैं, दोनों में से हम लोग 5 को कॉमन ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो इधर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और इधर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1008 + 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 1009। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो 5 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है और 1009 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि इस गिवन नंबर को भी हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, विच मीन्स कि ये वाला गिवन नंबर जो है ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है सारे बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन कुछ कहानी बता रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक इस तरीके का सर्कुलर पाथ है, काफ़ी ढंग का सर्कल बना लिया मैंने एक बार में। एनीवेज, तो एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो सोनिया को जो है कितना टाइम लगता है एक राउंड लगाने में, लेट अस सपोज ये सोनिया है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में टाइम लग जाता है 18 मिनट्स। दूसरी तरफ रवि को लग जाते हैं 12 मिनट्स। तो एक सोनिया है और एक रवि है। ठीक है, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों ने ही मान लो कि सेम जगह से स्टार्ट किया, सोनिया ने स्टार्ट किया, रवि ने भी स्टार्ट किया और दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। ठीक है, मान लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए लेटस एक एज्यूम कर रहे हैं हम सिर्फ कि लेटस सपोज कि इनका स्टार्ट टाइम है सुबह के 6 बजे, 6 AM इनका स्टार्ट टाइम है। तो सोनिया ने भी 6 बजे स्टार्ट किया, रवि ने भी 6 बजे स्टार्ट किया, एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ही लेट से इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग ओके। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा एजम्पशन क्या है कि भाई दोनों जो है ना इसके गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो होगा क्या, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब दोनों वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ये क्या है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये बताना है कि कितनी देर के बाद ये लोग इस वाले पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सिचुएशन को पहले समझो। सोनिया ले रही है 18 मिनट, मतलब सोनिया को एक पूरा राउंड कवर करने में 18 मिनट लग रहे हैं, लेकिन रवि को एक पूरा राउंड कवर करने में 12 मिनट लग रहे हैं। मतलब जैसे ही 12 मिनट हो रहा है तो रवि का एक राउंड हो जा रहा है। जब 18 मिनट हो रहा है तब तक रवि एक राउंड पार कर चुका है और सोनिया के आगे है। राइट, इसका मतलब जब तक एक ऐसा टाइम, तो मतलब पहले रवि पहुंचा स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके थोड़ी देर बाद सोनिया पहुंची, उसके फिर कुछ टाइम के बाद रवि पहुंचा, उसके फिर थोड़ी देर बाद सोनिया पहुंची, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों उस पॉइंट पे साथ में पहुंचेंगे। पता है कैसे?
मैं पहले इसको समझाती हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। हमने एज्यूम किया था कि स्टार्ट टाइम है 6 बजे, दोनों लोगों ने 6 बजे स्टार्ट किया, ठीक है। लेट अस से दिस इज सोनिया, दिस इज रवि, ठीक है। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। एक टेबल बना के मैं बस आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट खाली समझा रही हूँ, ठीक है। दोनों ने 6 बजे स्टार्ट किया, सोनिया को कितना टाइम लगेगा एक राउंड कवर करने में, मतलब एक राउंड कंप्लीट करके कहाँ पहुँचेंगे, एक पूरा राउंड कंप्लीट करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे, है ना। तो एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगेंगे 18 मिनट्स, यानी कि 6:18 पे सोनिया कहाँ पे होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, ठीक है। रवि को एक राउंड कवर करने में 12 मिनट्स लगेंगे, तो 6:12 पे रवि जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। सोनिया जब एक और चक्कर लगा लेगी तो उसको कितना टाइम और लगेगा, 6:18 पे वो पहुंची स्टार्टिंग पॉइंट के, अब उसको 18 मिनट और लगेंगे, यानी कि वो कितने बजे पहुंचेगी, 6:36 पे पहुंचेगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, रवि 6:12 पे पहुंचा था, अब उसके बाद उसको कितने टाइम लगेगा और बताओ कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स और लगेगा, राइट। तो यानी कि वो 6:24 पे पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, 2 राउंड कवर करके, ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरा राउंड, सोनिया को तीसरा राउंड करने में 12 मिनट और लगेंगे, मतलब कि 6:36 के साथ 12 मिनट और, तो इसका मतलब कितना हुआ, 6:48, नॉट 12 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, तो 6:36 के साथ 18 मिनट आप और जोड़ोगे, राइट। तो कितना हो जाएगा, 6:54, तो 6:54 पे सोनिया का तीसरा राउंड खत्म होगा और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी। रवि के तीसरे राउंड की अगर हम बात करें तो 6:24 पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा था, अब उसके बाद 12 मिनट और, तो 24 मिनट के साथ 12 मिनट और 36, यानी कि 6:36 पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब टाइम होगा 6:36 घड़ी पे, तब सोनिया कहाँ पे होगी, 2 राउंड खत्म करके स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, और उसी टाइम पर रवि कहाँ पे होगा, 3 राउंड खत्म करके स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब हो क्या रहा है, नंबर ऑफ राउंड्स वेरी कर रहे हैं, मतलब दोनों मीट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, बट उस टाइम तक सोनिया ने कितना कवर किया था, सोनिया ने कवर किए थे 2 राउंड, रवि ने कवर किए थे 3 राउंड, बट दोनों पहुंच गए हैं कहाँ पे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये सिर्फ आपको ये लॉजिक समझाने के लिए किया था, और साथ ही साथ ये बताने के लिए क्या था कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि चूंकि सोनिया हर राउंड पे 18 मिनट्स ले रही है, तो देखो जो टाइम उसका है ना, उसमें देखो जो मिनट्स वाला पार्ट है वो कैसा है, 6:18 पे स्टार्ट किया, एक राउंड खत्म किया 6:36, दूसरा राउंड खत्म किया 6:54, तो 18, 36, 54, मतलब 18 के मल्टीपल्स में आ रहा है टाइम जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रही है। उसी तरीके से अगर आप रवि का देखोगे तो रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब पहुंच रहा है, 6:12, फिर 6:24, फिर 6:36, यानी कि 12 के मल्टीपल्स में। बात समझना, ठीक है। सोनिया हमेशा 18 के मल्टीपल्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रही है, उसी तरह से रवि हमेशा 12 के मल्टीपल में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। मुझे क्या निकालना है, जब ये दोनों मीट करेंगे मतलब दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट में होना है, यानी कि 18 का भी मल्टीपल होना है, 12 का भी मल्टीपल होना है, यानी कि कॉमन मल्टीपल होना है। यहां तक समझ में आई बात, आई कि नहीं आई बताओ, मुझे आनी चाहिए यहाँ तक समझ में, ठीक है। यानी कि मुझे 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल चाहिए, सिर्फ कॉमन मल्टीपल काफ़ी नहीं है, मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, क्योंकि अगर ये यूं ही घूमते रहे ना, तो ऐसा नहीं है कि 6 बजे शुरू किया तो सिर्फ 6:36 AM पे ही ये मिलेंगे, फिर से 2-3 राउंड के बाद ये वापस मिलेंगे, फिर कुछ राउंड के बाद वापस मिलेंगे, तो यानी कि ये कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, बट हम इस सवाल पे जानना चाह रहे हैं शुरुआत होने के बाद पहली बार वो कब मिल रहा है, यानी कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जानना चाह रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप LCM निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसके किसके बीच का, 18 और 12 का।
जितने भी बच्चों को ये वाला सवाल, अगर आपने ये सवाल इससे पहले भी कहीं पे देखा है, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन देखा है, सभी जगह, काफ़ी जगह, नॉट सभी जगह बट काफ़ी जगह सीधा सीधा सवाल के नीचे लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 और 12 का। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बच्चे इसको रट लेते हैं, बट हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं वो समझना इज सुपर क्रिटिकल, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझो तो समझ ही नहीं आया आपको कुछ, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों निकाल रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि ये सोनिया जो है वो 18 के मल्टीपल पे ही पहुंच रही है, टाइम जब 18 के मल्टीपल में है तभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रही है। रवि 12 के मल्टीपल पे पहुंच रहा है। मैं चाहती हूँ कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, यानी कि मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए 18 और 12 का, और मैं चाहती हूँ कि पहली बार वो कब मिले वो वाला टाइम जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रही हूँ। अब आप यहाँ से 18 और 12 का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना सबको आता है कि नहीं। 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 2, तो कितना हो गया 6, 6 6 36, तो एलसीएम हो गया 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद ये दोनों मीट करेंगे। और देखो ये हमारे इस वाले टाइमिंग से भी बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ पर भी ये लोग 6:36 पे मिल रहे थे और हमारा स्टार्टिंग टाइम 6 था, 6 AM से स्टार्ट किया था, 6:36 पे मिले थे, यानी कि 36 मिनट्स बाद मिले थे। और जब एलसीएम निकाल के भी हमने निकाला तो हमें 36 मिनट से मिला, है ना। मज़ा आया, समझ में आया, समझ में आया, साथ में मज़ा भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इस तरह के और क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से इस तरीके से लॉजिकली सोच के समझ के तब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तब मजा आएगा, ठीक है। तो डिवाइड किए बिना हम ये बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। तो अब ये दो एप्लीकेशंस हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसका पहला एप्लीकेशन देखेंगे। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, पहले ये जानेंगे व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर हम देखेंगे किस तरीके से इस थ्योरम के हेल्प से हम किसी गिवन नंबर को इरैशनल नंबर प्रूव करते हैं, ठीक है। हम इतना ही करेंगे, इतना ही क्यों करेंगे, बाकी एप्लीकेशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो आपके रैशनलाइज्ड सिलेबस में, आपके नए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से हटा दिया गया है। अब आप करिकुलम बेस्ड ही पढ़ना चाहोगे एटलीस्ट एट दिस लेवल, तो इसीलिए हम भी करिकुलम बेस्ड ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई इस वीडियो में होने क्या वाला है। अब देखते हैं व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये होता क्या है, क्या थ्योरम कहती क्या है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप उठा लो, आप उस कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हो। अरे मैम ये तो राइमिंग हो गई, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, है ना। तो अभी अभी बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, 2 का पावर कुछ भी, 2 टू द पावर से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1, ये क्या है, 2 प्राइम के पावर का प्रोडक्ट है, करेक्ट। सिमिलरली लेट अस से 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों के पावर का प्रोडक्ट, राइट। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। और ये थ्योरम कहता है कि तुम कोई सा भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, कोई सा भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, उसे तुम हमेशा लिख सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में आया, पता नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। अब मैथ्स पढ़े यार, जब एग्जाम्पल्स को कर करके देखेंगे तभी तो पूरी क्लैरिटी आएगी, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। अच्छा उससे पहले एक बात बता दूं, ये प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ छुपी हुई है, और वो है 0 और 1 की कहानी। 0 और 1 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम ना तो प्राइम कहते हैं और ना ही कॉम्पोजिट कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इरैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि p/q जहां q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, इस वाले फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ये सारे हैं इरैशनल नंबर। अभी हमारा टारगेट क्या है,
कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ हो, मान लो √3 दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। अब मैंने बोल दिया वो इरेशनल है तो आप मानोगे क्यों? प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, राइट? उसके बिना हम क्यों मानेंगे कि √3 इरेशनल नंबर है? तो एग्जैक्टली वही अभी हम करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि वाई दिस गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे एक थ्योरम का जो कहता है कि अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है p। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही हम प्रूव करेंगे। हम उसी से प्रूव करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से एक सिंप्लीफाइड थ्योरम है ये जो कहता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, जहाँ पर a एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मतलब अगर एक प्राइम नंबर p है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा बोलने का मतलब है a स्क्वायर के वन ऑफ द फैक्टर्स में से होगा p। अगर a स्क्वायर के वन ऑफ द फैक्टर्स में से p है तो a के भी वन ऑफ द फैक्टर्स में से p होगा। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलो देखेंगे सबसे पहले एक एग्जाम्पल जहां पर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ जी बच्चों, तो क्या अब हम लोग तैयार हैं एप्लीकेशंस देखने के लिए? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो समझ आ चुका होगा, आई एम श्योर बाय नाउ, है ना? बाकी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, मैथ्स है तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट, राइट? तो प्रैक्टिस करते रहो। और बाकी अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन जो मैंने शुरुआत में ही बताया था, क्या है पहला एप्लीकेशन? देखते हैं कौन कौन मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। ठीक है, कि अगर एक गिवन नंबर, क्या एक गिवन नंबर इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है अभी हमें। तो इससे पहले फटाफट से देखते हैं, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट तो याद है ना? तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे हम प्रूव करते हैं कि √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 मैं दिखाती हूँ, √3 आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो √2 एक इरेशनल नंबर है, हमको ये प्रूव करना है और हमारे प्रूव करने का जो अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा? एजम्पशन वाला अप्रोच रहेगा। एग्जैक्टली तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? लेट अस एज्यूम कि √2 जो है ये रैशनल नंबर है। मतलब हम यहाँ पर ना उल्टा सोच के चलेंगे, हम बोलेंगे कि हम मानते हैं, हम मान लेते हैं कि √2 रैशनल नंबर है और बाद में देखेंगे कि हम कुछ ऐसे नतीजे पे पहुंच गए हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम क्या कहेंगे कि यार हमारा एजम्पशन गलत था, विच मीन्स √2 इज इरेशनल। ये हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या एज्यूम किया कि √2 रैशनल नंबर है। इसका मतलब है हम √2 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये भी आता है रैशनल नंबर में, क्योंकि हम रैशनल नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, राइट? तो हम ये कहते हैं कि p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने ऐसा एज्यूम किया तो मैं लिख सकती हूँ कि √2 इंटू q इज इक्वल टू p। लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो मैं लिख सकती हूँ 2q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, लिख सकती हूँ, वेरी गुड। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है दैट 2 डिवाइड्स p², मतलब 2 इंटू q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है ये p² को डिवाइड करता है ना? तो 2 डिवाइड्स p²। अभी अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था वो क्या कहता है? इफ 2 डिवाइड्स p² दैट मीन्स 2 शुड डिवाइड, या फिर 2 डिवाइड्स p। अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ये हमने अभी अभी देखा था, अभी तुरंत ये थ्योरम हमने देखा था। ठीक है, अब अगर 2p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं दैट 2k इज इक्वल टू p, क्योंकि 2 तो p को डिवाइड करता है, राइट? तो यानी कि 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू p हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें तो कुछ गलत लग नहीं रहा है और गलत है भी नहीं। अब क्या करते हैं, चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4k² इज इक्वल टू p²। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा था? p² इज इक्वल टू 2q², है ना? तो इस p² की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 2q²।
लिख सकती हूँ, हाँ कुछ गलत लग नहीं रहा है अभी तक, ठीक है फिर लिखो। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2k² इज इक्वल टू q²। अब इसको ध्यान से देखो, 2k² इज इक्वल टू q², इससे क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स q², राइट। 2 इंटू समथिंग इज q², यानी कि 2 डिवाइड्स q²। अगेन थ्योरम के हिसाब से अगर 2 डिवाइड्स q² तो 2 डिवाइड्स q, ये भी तो हमारा थ्योरम ही कहता है 2 अगर q² को डिवाइड करता है तो 2q को डिवाइड करेगा। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर हो गई एक मजेदार चीज। यहाँ पर हमने बोल दिया कि 2 डिवाइड्स p, है ना, यहाँ पर हमने बोल दिया 2 डिवाइड्स q। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने एजम्पशन लिया था ना, कि ये जो हमारा एजम्पशन था कि √2 इज इक्वल टू p/q, हम ये कह रहे हैं कि p2 जो है ये p का भी कॉमन फैक्टर है, 2 जो है ये q का भी कॉमन फैक्टर है। ऐसा ही तो कह रहे हैं हम, क्योंकि हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स p को भी 2 डिवाइड करता है, यानी कि p का एक फैक्टर 2 है, q को भी 2 डिवाइड करता है, यानी कि q का भी एक फैक्टर 2 है। क्या हो गया, हम कहाँ पहुँच गए, हम कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए, क्योंकि ये जो हमारा जो एजम्पशन था, उस एजम्पशन में हमने क्या एज्यूम किया था कि √2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जहाँ पर p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, जिसे को प्राइम भी कहा जाता है। तो इन दोनों का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पर हमने तो एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया, 2 कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि जो हमने एज्यूम किया हम उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन है वो एजम्पशन ही गलत है, विच मीन्स √2 जो है ये रैशनल नंबर नहीं, बल्कि √2 जो है ये एक इरैशनल नंबर है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है, समझ में आया। तो अब चाहे आप √3 का एग्जाम्पल ट्राई कर लो या √5 का एग्जाम्पल ट्राई कर लो, यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ फॉलोइंग अ सिमिलर अप्रोच। तो चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि शो दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल, ठीक है। अब ये जो इरैशनल प्रूफ करने का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमने एक जगह पे ये प्रूव किया कि √3 इज इरैशनल, तो उसी को यूज़ करके हम इस तरह के और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को प्रूव कर सकते हैं कि वो भी इरैशनल है, ठीक है। जैसा कि अभी देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन नंबर क्या है 3 + √2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि 3 + 2 √5 इज रैशनल, ठीक है। हमारा अप्रोच बिल्कुल सेम है, यानी कि 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पर q0 इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 √5, मतलब √5 इरैशनल है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मतलब बेसिकली अगर आप चाहो तो आप जैसे अभी ये √2 इरैशनल है वो हमने प्रूव किया यूजिंग द थ्योरम, उसी तरह आप ये प्रूव कर सकते हो कि √5 इरैशनल है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम √5 को एक तरफ ले लेंगे, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप √5 को अकेला कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा p/q -3। उसके बाद अगर हम करें तो √5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू p/q -3, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखते हो तो 1/2 इंटू p/q -3 साफ साफ दिख रहा है कि इसको चाहे हम कितना भी सॉल्व कर ले हमें कुछ p/q के फॉर्मेट में ही मिलेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन को देख के साफ पता चल रहा है कि इसको सॉल्व करने पे हमें कुछ रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये हम देख के ही बता पा रहे हैं इसको। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, √5 जो कि एक इरैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कि मैम इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख दे रहे हो, डायरेक्टली वैसे नहीं लिख रही हूँ, इसको भी अभी हम प्रूव कर सकते हैं, राइट, यूजिंग द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जैसे अभी हमने √2 को किया था प्रूफ। तो उस लॉजिक से अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक इरैशनल नंबर है, राइट हैंड साइड पे एक रैशनल नंबर है, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? जब वो सेम टाइप के नंबर ही नहीं है भाई, तो वो दोनों बराबर कैसे होंगे? तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे कंक्लूजन पे आ पहुंचे हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे अजम्पशन के साथ।
राइट, विच मीन्स कि ये जो हमने एज्यूम किया था ये अजाम्पशन हमारा गलत था, विच मीन्स दैट 3 + 2√5 ये क्या है, ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में भी हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे, आप लोग खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कहीं पर भी आप फंसते हो इन क्वेश्चंस में तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कहाँ पे पूछ सकते हो? हमारी वेबसाइट पे learnohub.com पे, या फिर हमारे ऐप पर आस्क क्वेश्चन का एक सेक्शन है जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चाहिए तो आप अपने डाउट को टाइप करके पूछ सकते हो, आप अपनी बुक से उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेके डाल सकते हो, आप अपने वॉइस से भी अपने डाउट पूछ सकते हो। तो बेसिकली बहुत सारे तरीके से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड मेक यूज़ ऑफ द आस्क क्वेश्चन सेक्शंस, और हम अपनी तरफ से इंश्योर करते हैं कि हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेसन। आई थिंक मैंने इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व करा दिए हैं कि अब आप एटलीस्ट बाकी सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सको। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर इसको आपने ध्यान से सुना है इस वीडियो को तो इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथमेटिक्स की शुरुआत हो रही है, 10th की पहला ही चैप्टर है, तो जोश शुरुआत से ही अच्छा रखो और इस जोश को कंटिन्यू भी करो। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ज़्यादा मजबूत, बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हो तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पक्का से हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट में लिख के बताना है कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी एक और नया वीडियो, एक और धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।